नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने में बड़ा योगदान देने हेतु तैयार किए जाने के उद्देश्य से सबसे पिछड़े 100 नगरीय निकायों हेतु आकांक्षी नगर योजना की संकल्पना की गई है। आकांक्षी नगर योजना का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में चल रही सरकारी योजनाओं को नियोजित शहरी विकास हेतु अच्छे ढंग से लागू करते हुए त्वरित प्रगति व सतत विकास प्राप्त करना है। अगर हमें इकोनॉमी बनानी है तो हमारे नगरीय क्षेत्रों का योगदान लगभग 65% होता है। तो इस दृष्टि से उन्हें सुदृढ़ करने के लिए ये आकांक्षी नगर योजना इस साल के बजट में माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के कृपा से 100 करोड़ रुपए का उसमें प्रावधान भी किया गया है। तो 100 नगर निकायों को हम लोगों ने 762 में से 100 नगर निकायों को जनसंख्या और उनकी बैकवर्डनेस के दृष्टि से हम लोगों ने चिन्हित किया है, जिनकी सूची हम उपलब्ध करा देंगे। उनको हमने 16 पैरामीटर्स हमने चिन्हित किए थे, जिनके आधार पर उनका चिन्हांकन किया गया है। और 16 में से 16 पैरामीटर्स थे, लेकिन कुल डाटा पॉइंट जो थे, जो छोटे छोटे जो चीज़ों की निगरानी करने के जो पॉइंट हैं, वो लगभग 12,192 डाटा पॉइंट्स पर उनका मूल्यांकन किया गया। और जो सबसे अंत में जो पायदान पे जो 100 नगर निकाय निकल करके आए, जिनको सबसे कम अंक मिले थे, उन 100 को हम लोगों ने चिन्हित किया है। उनके विकास के लिए हम लोग एक पहली बात तो ये बता दूं कि उनका जो विकास है वो भारत जो राज्य सरकार ने बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है, वो फिर भारत सरकार और राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के साथ कन्वर्जेंस करना, सांसद विधायक निधि के साथ उसका कन्वर्जेंस करना, जो वहाँ के स्थानीय लोग जो अपनी मातृभूमि में कुछ योगदान देना चाहते हैं उसके साथ कन्वर्जेंस करना। तो इस प्रकार कन्वर्जेंस करके हम उन 100 निकायों को बहुत तेजी से विकास करना चाहते हैं। साथ ही उनमें आपस में एक दूसरे से सीखने का, एक दूसरे को सपोर्ट करने का, कोलैबोरेशन का भी 3C वाली भावना, और अंतिम की कंपटीशन की भी, आपस में उनको कंपटीशन भी कराया जाएगा। ये जो योजना है ये 2026 तक हम इन 100 नगर निकायों पे काम करेंगे। मतलब कि आने वाले 3 साल हम इन नगर निकायों के ऊपर फोकस करेंगे। उसके बाद इनके अलावा हम अगले 100 आकांक्षी नगर निकाय लेंगे। इस प्रकार ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी। इनके अनुश्रवण के लिए, इनके फॉलोअप के लिए हमने डैशबोर्ड हम बनाएंगे, जिसमें 32 पैरामीटर्स पर इनका हम मॉनिटरिंग करेंगे। राज्य स्तर पर चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी होगी, जिला स्तर पर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी होगी, और विभाग के स्तर पे हमारा भी उसमें पर्यवेक्षण होता रहेगा। एक और खास बात इस योजना की ये है कि हम 100 नौजवान टैलेंटेड लड़कों लड़कियों को हम लोग CM फेलो के रूप में नियुक्त करके और उन्हें हम इन 100 नगर निकायों के देखरेख के लिए लगाएंगे, जिससे कि वो किसी की से शरण में आए बिना इंडिपेंडेंट होकर के सरकार को रिपोर्टिंग भी करें और वहाँ उनके टैलेंट का योगदान भी हो। कुल मिलाकर के इनके 20,000 से 1 लाख वाले निकायों को हमने प्रथम उसमें लिया है। होलिस्टिक डेवलपमेंट का हमारा इरादा है, और उसमें विशेष रूप से ईज ऑफ लिविंग को हम कैसे ठीक करें, और आपस में जैसा मैंने कहा कि कोलैबोरेशन और कंपटीशन दोनों की भावना उनके अंदर हम कैसे जगावें, जिससे कि पैसे का बेहतर उपयोग हो सके। 11 सितंबर 2023 को भारतीय टीम ने एशिया कप के सुपर 4 राउंड में पाकिस्तान को 228 रन के विशाल अंतर से मात दी, जिसके चलते क्रिकेट प्रेमियों के बीच खुशी की लहर है। ऐसे में भला बाबा बागेश्वर धाम कैसे पीछे रहते। उन्होंने अपने ही अंदाज में चुटीला व्यंग करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। हनुमान जी के चरणों का प्रताप है और उनकी मेहनत, लगन, इस लगन के प्रभाव के कारण वह बालक और हमारी भारतीय संपूर्ण टीम इंडिया इस प्रकार का प्रदर्शन कर रही है, जिससे निश्चित रूप से हम सब भारतीयों को गौरवान्वित महसूस हो रहा। और प्रिय बालक हमारा कुलदीप जो है बहुत ही अच्छा बच्चा है
और हमारे हनुमान जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि बरद हस्त ऐसे ही बना रहे और पूरी टीम को भी खूब खूब मंगल शुभकामनाएं। पाकिस्तान जीता है कि बाप बाप होता है, देखो भाई बेटा बेटा होता है, अब बेटा कहाँ जीत पाएगा बाप से। हाँ, रूबिया सैयद जम्मू कश्मीर की पहली ऐसी महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिनका चयन आईपीएल में हो गया है। आपको बता दें कि रूबिया सैयद को आगामी महिला इंडियन प्रीमियर लीग के लिए गुजरात जॉयंट्स टीम ने चुना। रूबिया पिछले 10 वर्षों से क्रिकेट खेल रही हैं और उन्होंने अपने शानदार क्रिकेट कौशल के लिए कई पुरस्कार हासिल किए। गुजरात टाइटंस ने मुझे गुजरात जेंट्स ने कॉल किया है, तो मैं अभी फ़िलहाल जा रही हूँ। कल मतलब मेरी यहाँ से फ़्लाइट है, तो आगे का सफ़र वहीं से पता चल जाएगा। बट ओबियसली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उस चीज़ के लिए। इतने सालों के बाद मुझे ये चीज़ मिली है, तो ओबियसली ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जो मेरी क्रिकेट एसोसिएशन है उन लोगों ने नाम रिकमेंड किया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी जो मैं जा रहे हैं वहाँ पे, तो मेरा फोकस पूरा प्रॉपर रहेगा वहाँ पे ही, तो इंशाल्लाह होप सो कि वी विल सी इन द टीम। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 2 दिवसीय अनूठी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी के पीछे की अवधारणा विशेषकर युवाओं को कला के महत्व के बारे में जागरूक करना था। मुझे लगता है कि मतलब मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव शुरुआत है आर्ट के रिगार्डिंग। अगर हम ऐसे आगे ऐसे इवेंट्स मतलब कोलैबोरेशन में करें तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट देखने को मिलेगा। एंड इससे क्या होता है, फिर एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट से एंकरेज होके मतलब एक नई और एक और शुरुआत कर सकते किसी और पेंटिंग को दिखाने के लिए। और आर्ट मेरे ख्याल में अगर यहाँ पे हम लोग आर्ट को प्रमोट करें तो इट्स अ काइंड ऑफ मेंटल रिलीफ, पीस, एंड इट विल गिव यू सच काइंड ऑफ स्ट्रेंथ एंड पॉजिटिविटी। तो आर्ट करना फॉर एन आर्टिस्ट बहुत ही ज़रूरी है। जब आप अपना आर्ट शोकेस करते हो ऑन सच प्लेटफॉर्म, आपको एक विजुअलाइजेशन ऑफ आर्ट मिलती है। आप फिजिकल फॉर्म में हमारा आर्ट देखते हो। नो डाउट कि आजकल हमारे पास सोशल मीडिया है, वी सी वर्चुअल आर्ट एंड ऑल काइंड ऑफ आर्ट्स देयर, बट जो मज़ा ऐसे एग्जीबिशंस में है, ऐसे सामने आर्ट देखने का है, वो वहाँ पे नहीं होगा। और ऐसे हमारे लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल सकती हैं अगर ऐसे और भी एग्जीबिशन होंगे इन फ्यूचर इंशाल्लाह। भारत के कोलकाता से 1 महीने पहले नेपाल के ललितपुर पहुंची एक टीम नेपाल में त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। टीम 1 महीने पहले गंगा से मिट्टी से लदी एक लॉरी के साथ ललितपुर पहुंची और देवी देवताओं की मूर्तियां बना रही है, जिनकी हिमालय राष्ट्र में उच्च मांग है। नेपाल और इंडिया तो भाई भाई है, तो इधर भी एक हिंदू लोग रहते हैं और इंडिया में तो हिंदू लोग रहते हैं, इसलिए सबसे ये कारण है। इसलिए हम लोग इधर आया, क्योंकि इधर में मिट्टी के पूजा नहीं कर जाता, इधर में सब पत्थर को पूजा कर जाता है। तो हम लोग एक सोच लेकर आया, क्यों मैं इंडिया में तो जो मिट्टी का बनाता है तो मैं नेपाल में क्यों नहीं होगा, इधर भी तो हिंदू लोग रहते हैं।